नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 टीवी। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर इस साल हम कुछ नया लेकर के आए हैं और आपको जोड़ने चले हैं माँ तुझे सलाम स्पेशल सेगमेंट के साथ में। आज हमारे बीच एक विशेष शख्सियत, एक विशेष व्यक्तित्व मौजूद है। नाम अंजना तिवारी है। अंजना तिवारी जी वर्तमान में एडिशनल डीसीपी हैं इंदौर में, और आपको बता दें कि लंबा सफ़र है अंजना तिवारी जी के कार्यकाल का। एक बेहतर पारिवारिक पृष्ठभूमि से होने के बावजूद सादगी समरसता का एक बेहतरीन उदाहरण है अंजना तिवारी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अंजना जी। कैसे देखती हैं, पहले तो अंजना जी की पिताजी आपके कलेक्टर रहे, पारिवारिक परिदृश्य आपका बहुत मजबूत रहा, तो पारिवारिक संस्कारों का, वहाँ की संस्कृति का, उसके कल्चर का कितना इम्पैक्ट आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है? मैं ये महसूस करती हूँ कि पारिवारिक पृष्ठभूमि का अपने व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उसमें आपकी झलक उसमें दिखाई देती है। क्योंकि मेरे पिताजी प्रशासनिक सेवा में रहे और उनके पिता भी प्रशासनिक सेवाओं में रहे थे, तो उसका मेरे अंदर ये था पढ़ते समय कि मुझे भी प्रशासनिक सेवाओं में ही जाना है। और चूँकि मैं पुलिस विभाग के अधिकारियों को अपने पिता के साथ काम करता हुआ देखती थी, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी यूनिफॉर्म वाली कोई ऐसी नौकरी करूं जिसमें कि जिन अधिकारियों को मैं अपने पिता के साथ काम करता हुआ देखती हूं, वैसा मैं बनने की इच्छा रखती थी। अंजना जी, पढ़ाई का कैसे क्या शेड्यूल रहता था? बचपन तो मान लीजिए सभी का वैसा ही रहता है, एक नटखटपना, एक लड़ाई झगड़ा, बड़े भाई के साथ लड़ाई झगड़ा होना, रूठना, मनाना, पिता की डांट, तो क्या आपके साथ भी वैसा कुछ रहा? आप भी नटखट शरारती थी या हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, पढ़ाई में लीन रहना, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार सतत प्रयास करते रहना, बचपन से ऐसी थी या फिर बाद में एहसास हुआ? हम लोग 3 भाई बहन हैं, उसमें से 2 मेरे बड़े भाई और उसके बाद में उनके सिस्टर हूँ। तो 3 भाई बहनों में हमारे बीच में कोई एज का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा, तो हम तीनों आपस में साथ में कुछ खेलते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए बड़े हुए हैं। और एक सामान्य परिवार में बच्चों का जैसे पालन पोषण होता है, वैसा ही हमारे परिवार में हुआ। और एक प्रशासनिक अधिकारी के परिवार के बच्चे होने के बावजूद भी हमारे मम्मी पापा का प्रयास रहता था कि बच्चों को एक सामान्य जीवन जीने दें, उन्हें बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं का आदी न बनाएं। यदि भी सब चीज़ देने में सक्षम रहें, उसके बावजूद भी उनका कहना रहता था कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हर सुविधा आपको मिले और आप किसी के ऊपर आश्रित ना रहो। तो बस एक सामान्य परिवारों में बच्चों का जैसा लालन पालन होता है माँ बाप के द्वारा, वैसे ही हमारे माता पिता ने हमें पाला और हमें अपने पैरों पर खड़ा होने। बिल्कुल ठीक फरमाया अंजना जी आपने कि माता पिता की दी हुई सीख, उनका अनुशासन, उनसे मिले संस्कार हम एक कच्ची मिट्टी के भांति होते हैं जिसे विशेष सांचे में हमारे माता पिता ढालते हैं, और उनकी दी हुई सीख शायद हमारे लिए विश्वविद्यालय का काम करती है, क्योंकि जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, अपने स्नेहीजनों से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं, शायद वो संस्कार, वो संस्कृति हमें किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में देखने को नहीं मिलती है। कैसे देखती है? बिल्कुल सही है। हमारी जो शिक्षा है, सबसे पहले तो अनौपचारिक शिक्षा घर से शुरू होती है और माता और पिता जो संस्कार देते हैं उन्हीं से हमारी नींव बनती है। और स्कूलों में तो हम काफ़ी समय बाद जाते हैं, हम लोग तो कहते हैं ना कि कच्ची पहली और पक्की पहली वाली कक्षाओं में पढ़े हैं। केजी, नर्सरी, ये तो हमने नाम नहीं सुने थे। और जो अंग्रेज़ी माध्यम में जो पढ़ाई शुरू हुई है, वो भी हमने 5th में जब आए थे तब सबसे पहले पढ़ना शुरू किया कि अंग्रेज़ी की जो बुक है उसको 5th में ही हाथ लगाई थी। तो संस्कारों का जो आप कहना चाह रही हैं, तो वो तो सही बात है कि माता पिता से ही अपने को मिले हैं और उन्होंने जो सिखाया आज तक अपने जीवन में, अभी तक किसी प्रकार का जब स्ट्रगल करना होता है या कठिन समय आता है, तो उनके द्वारा दी गई सीख से ही रास्ता हमारा आसान बनता है। अंजना जी, स्कूली शिक्षा के बारे में थोड़ा सा आपके बताइए कि कैसा कल्चर था उस समय का? अब मान लीजिए व्यवस्थाएं अलग हो गई, अब टीचर्स जो हैं बच्चों को मारते नहीं हैं, उसमें भी पाबंदी है। अब वो पहले जैसा अनुशासन नहीं रहा, बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, ये अपने आप में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपके समय का दौर कैसा था, वो अनुशासन कैसा था, और ख़ास करके टीचर के डंडे का खौफ कैसा था? मैंने 11th तक की पढ़ाई 8 स्कूलों में करी है। क्योंकि फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, स्थानांतरण होता रहता था, हर 2 साल में 1 साल में कहीं न कहीं स्थान बदलना होता था। तो विभिन्न शासकीय स्कूलों में, विभिन्न जिलों में मैंने पढ़ाई करी है और हर जगह एक नया माहौल मिलता था, नए स्टूडेंट्स, नई मित्रता, नए दोस्त, नए टीचर्स। तो काफ़ी कुछ समय तो स्कूल में एडजस्ट होने में लग जाता था, टीचर के व्यवहार को समझने में, पहचानने में, मित्र बनाने में।
लेकिन चूँकि एक आत्मानुशासन या अंदर से अनुशासन वाली सीख थी जो माता पिता से मिली, तो स्कूलों में अनुशासित रह के पढ़ाई की कोशिश करते थे। और टीचर का स्नेह तो मुझे हमेशा मिला, क्योंकि एक स्कूल में बन जाता ना कि पढ़ने वाला बच्चा, तो पढ़ने वाले बच्चों के प्रति टीचर्स का भी स्नेह रहता है, आशीर्वाद रहता है। तो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स की कि उनका मुझे बहुत स्नेह मिला। और कभी छोटी मोटी डांट तो हमेशा मिली, और जो भी गलती करते तो उसमें टोकाई होती थी, उसका हमें बहुत अपने आप को सुधारने का मौका मिला, और उसको हमने हमेशा स्वीकार किया, कभी प्रतिकार नहीं किया। इतना हिम्मत नहीं थी कभी टीचर के, कोई हमारी गलती किसी टीचर ने हमें इंगित कराई हो, उसका हमने जवाब दे दिया हो, ये तो संभव ही नहीं था। और उसकी वजह से ही हमें निरंतर हमारे इसमें सुधार होता है। यही कारण है कि पहले के समय में जब टीचर डांटते डपटते थे तो हम उसे बहुत सकारात्मक वे में लेते थे अंजना जी। अब का जो है कल्चर चेंज हो गया है, बच्चों को थोड़ा सा डांट देना, थोड़ा सा पीट देना, छोटी छोटी बातों में अभिभावक स्कूल पहुंच जाते हैं, प्रदर्शन होने लगते हैं, छोटी सी बातों पर बवाल हो जाते हैं। खैर ये तो तब का कल्चर और अब का कल्चर वाला विषय होता है। कैसे देखती हैं अंजना जी, आपकी कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से हुई? साइंस सेक्शन से आप थी या कॉमर्स से थी? हमारे दर्शकों को मैंने बीएससी बायोलॉजी में किया है, उसके बाद मैंने लॉ किया है। यूनिवर्सिटी जो पहली वाली पढ़ाई थी मेरी, वो मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी और जीवाजी यूनिवर्सिटी से करी। बीएससी जो मैंने किया बायोलॉजी वाला, वो 2 यूनिवर्सिटी से हो पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिता का सरकारी जॉब था, तो जब ट्रांसफ़र हो जाता था तो अपने परिवार के साथ जब मूव करते थे तो स्कूल और कॉलेज चेंज होते रहते थे। और लॉ मैंने भोपाल में अमीरिया कॉलेज से किया, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। तो इस प्रकार से मेरी कॉलेज की पढ़ाई 3 विश्वविद्यालयों में हुई, और प्रयास ये रहता था कि अच्छे से अच्छा अपना आउटपुट दें। परिवार की जो अपने से अपेक्षाएं हैं कि बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और जो एक सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकते हैं, उस योग्य बन पाएँ। तो हमारी भी प्रयास रहा कि उसके माता पिता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम पढ़ें, अपना करियर बनाएं, और कोशिश रही थी कि उनके उम्मीदों पर खरे उतरें। एमपीपीएससी के एग्ज़ाम आपने पहली ही बार में 6 लगाया या लगातार प्रयास के बाद आपको रिजल्ट मिले? इसमें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैंने इसमें स्ट्रगल किया है। मेरी स्ट्रगल की शुरुआत देखी जाए तो यहीं हुई है, क्योंकि अंदर से ये इच्छा थी कि पिताजी की प्रशासनिक सेवाओं में होने की वजह से जो हमको एक स्तर का जीवन मिल रहा है, या हमको एक दर्जा जो मिल रहा है, यह कब तक रहेगा। जब हम स्वयं भी उसके काबिल बनेंगे, स्वयं को उस लायक बनाएंगे, तो मुझे अंदर से लगता था कि सच कहूँ तो मुझे लगता था कि जिस प्रकार से मैं अपने फादर के शासकीय वाहन में बैठ पाती हूँ, या उनको आवंटित शासकीय आवास में रह पाती हूँ, ये मुझे तब तक ही रहना मिलेगा जब तक कि वो स्वयं इन पदों पर हैं। तो मुझे अंदर से वो चीज़ें एक प्रेरणा देती थी कि मुझे भी ऐसा कुछ बनना है कि मुझे भी अपने पद की वजह से ये सब चीज़ें मिलें। तो मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया, सबसे पहले निर्णय लिया कि मुझे मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा देनी है और राज्य की सेवाओं में आना है। तो मैं उप पुलिस अधीक्षक और डिप्टी कलेक्टर एंड डीएसपी दोनों पदों के लिए मेरी इच्छा रहती थी कि मैं प्रयास करूं कि इन 2 पदों पर मैं निकल जाऊं। तो सबसे पहला एग्ज़ाम जब मैंने दिया था तो 96 में जो वैकेंसी निकली थी तब मैंने दिया था, लेकिन तब मेरा सिलेक्शन रिटर्न तो मेरा क्लियर हो गया था, पर इंटरव्यू में मैं सफल नहीं हो पाई थी, और फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। थोड़ा सा मुझे हताशा हुई, लेकिन उस समय मैं लॉ पढ़ रही थी, तो चूँकि पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम दिया था तो उतनी हताशा नहीं थी, लगा था अभी और मुझे सुधार की ज़रूरत है। सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया था, तब तक मेरी लॉ की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अर्थात 92 में मैंने अपना लॉ उस समय कंप्लीट कर लिया था। अंजना जी, कोचिंग का बहुत महत्व रहता है। आजकल बच्चों को ऐसा लगता है कि हम जितनी बड़ी कोचिंग संस्थानों का हिस्सा बनेंगे उतनी जल्दी हमारा सिलेक्शन होगा। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो दिल्ली की तरफ रुख करते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, हमें वहाँ का ऑरा मिलेगा, वहाँ का एक अनुशासन मिलेगा, वहाँ का एक अलग कल्चर है, शायद हम ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे। क्या आपने भी किसी कोचिंग का जरिया लिया था, या स्वयं में आप लगातार मेहनत करती रही, आपका पढ़ाई का सिटिंग लगातार बना रहा और स्वयं के दम पर ही आपने, बोला जा सकता है कि सफलता हासिल की? नहीं, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि प्रथम 2 प्रयास तो मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से किए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम प्रयास में रिटर्न क्लियर हो गया था, पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था। सेकंड प्रयास में भी रिटर्न क्लियर हो गया, पर इंटरव्यू में मुझे अपेक्षानुरूप सफलता नहीं मिली। इन दोनों परीक्षाओं में फिर मैंने अपने आप के, मेरे जो प्रयास थे, जो रिज़ल्ट था, उसकी तुलना करी तो ये पाया कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था, पर लग रहा था कि कुछ और अभी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। मेरा उस लेवल का भी प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाया है जिससे कि मुझे संतुष्टि हो। अर्थात मुझे लग रहा था कि 1 या 2 प्रयास और मुझे लगेंगे, जिसके आधार पर मैं
दावे से मतलब आपने कमियों पा रही थी पर कि मुझे अपने निकलना, बारीकी से काम किया कि मुझे इस कहाँ बात का कमी है। विश्वास था कि मैं निकल जाऊंगी, लेकिन अभी प्रयास में कुछ कमी है। जी। तो तृतीय प्रयास के समय मुझे अब मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई, तब मैंने 2 माह के लिए एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी, जिसमें मुझे लगा कि जहाँ मेरी कमियाँ थी उसको मैंने उसमें सुधारने का प्रयास किया। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह ली कि भाई मुझे कहाँ कमी है मेरे में, जो मैं इसको क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो मार्गदर्शन मेरे काम आया, पर मैंने कोई रेगुलर कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। देखिए, जो दर्शक अंजना जी को सुन पा रहे हैं वो इस बात की सबक भी लें, इनसे सीखने की कोशिश करें कि हार और जीत सिक्के के 2 पहलू हैं। कभी जीत है तो कभी हार है। लगातार प्रयास करते रहना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, सतत प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास ही एक ऐसी कुंजी है जो आपके भविष्य के द्वार को खोलती है। ऐसा कहना है अंजना जी का कि कभी रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। पहली पोस्टिंग जब हाथ में आई, जब रिजल्ट हाथ में आया, माफ़ कीजिए, कि आप फाइनली अब सिलेक्ट हो गई हैं, तो वो खुशी कैसी थी? क्या तब आप संतुष्ट हुई अपने आप से कि हाँ अंजना, आपने वो कर लिया जो आप करना चाहती थी? मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं ये MPPSC की तैयारी कर रही थी, इन पदों के लिए जिस पद पर मैं वर्तमान में हूँ, चूँकि मेरा लॉ सब्जेक्ट था, विधि विषय को मैंने लिया था, तो मुझे एक वरिष्ठ मित्र थे पिता के, उन्होंने कहा था कि आप लॉ सब्जेक्ट को लेकर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से तो उसको ज़रूर दो, उससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कंपटीशन में आप कहाँ हैं इसका आपको लेवल पता चलेगा। तो मैंने जो प्रोसिक्यूटर ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम होता है, ADPO का एग्ज़ाम, वो दिया था 96 में, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उस सिलेक्शन को हो जाने के बाद मैंने इंदौर में रहते हुए करीबन 1.5 साल तक वहाँ पर मैंने अपनी सेवाएँ दी, इंदौर में ही ADPO के रूप में 1.5 साल तक सेवाएँ दी। और वो शासकीय सेवा चलने के दौरान ही मैंने फाइनल मेरा अटेम्प्ट रहा और मैं DSP बनी। तो निश्चित तौर पर जब मैं DSP बनी और मेरा रिज़ल्ट मिला तो मुझे अपार प्रसन्नता हुई, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम यही था कि मुझे इन सेवाओं में जाना है। तो उसकी तो बयान करना मुश्किल है, पर बहुत खुशी हुई और मैं उसमें लिए बहुत उन अधिकारियों के लिए मुझे बड़ा धन्यवाद मेरे मन में आया, आभारी रही मैं, जिन्होंने मुझे उस जॉब में रहते हुए पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और कहा कि नहीं, अगर एक बार शासकीय सेवा में आ गए और आप आगे वृद्धि करना चाहते हैं, कुछ आगे प्रगति करना चाहते हैं, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। उनका काफ़ी सपोर्ट मुझे उन अधिकारियों का मिला। जब भी घर में भाई हो और भाई बड़े हों और बहन छोटी हो, तो कहीं ना कहीं समय समय पर एक उचित मार्गदर्शन तो मिलता ही है, साथ ही एक एक्स्ट्रा लगाव, एक एक्स्ट्रा लाड़ प्यार भी जो है बहन के प्रति रहता है। जब आप सिलेक्ट हुई तो कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है कि आपके पिता के साथ साथ आपके दोनों बड़े भाई के नज़रों में भी एक घमंड, एक बोला जा सकता है, महसूस हो रहा होगा कि हाँ फाइनली आज बहन ने वो कर दिखाया जिसके लिए समूचा परिवार आज गौरवान्वित महसूस करे। कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर गर्व का विषय पूरे परिवार के लिए रहता है और हमारे भी दोनों ब्रदर अलग अलग फील्ड में हैं, जहाँ एक पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरे सिविल इंजीनियर हैं। दोनों के अलग अलग फील्ड हैं कार्य करने के, और परिवार में यदि कोई भी इस प्रकार की सफलता हासिल करता है और यदि आपस में सब अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं तो एक की सफलता दूसरे को गौरवान्वित महसूस करने का एक अवसर प्रदान करती है। तो निश्चित तौर पर परिवार का सभी सदस्य मेरी सफलता से गौरवान्वित हुआ था और काफ़ी मुझे अप्रिशिएट भी उन लोगों ने। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अंजना जी के बड़े भाई श्री अरविंद तिवारी जी हैं, जो कि लगभग 2 बार से लगातार इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा सफ़र है अरविंद तिवारी जी का। दीदी, आपको समय समय पर गाइडेंस मिलता होगा अरविंद जी का कि अंजना ऐसे नहीं, ऐसे किया जा सकता है, ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं और आम जनता के जनमानस को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझते भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता होगा अरविंद तिवारी जी के माध्यम से, और शायद वही निखार आपके काम में इसीलिए अन्य अधिकारियों की तुलना में ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। ये मैं बताना चाहूँगी कि चूँकि विधाएँ सबकी अलग अलग रही हैं और मैंने आपको बताया कि हम सभी भाई बहनों में एज डिफरेंस भी काफ़ी कम रहा है, तो मित्रवती हम लोगों का आपस में व्यवहार रहता है। और एक शुरू से एक बना लिया था कि चूँकि जिस प्रकार का फील्ड है, जो ब्रदर का फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा पब्लिक कॉन्टेक्ट वाला फील्ड है, और मेरा फील्ड ऐसा जो डिसिप्लिन वाला है, जिसमें मुझे अपनी हायरार्की के साथ, अपने अनुशासन में रहते हुए अपने नियमों के साथ काम करना है। और दूसरे ब्रदर का जो फील्ड है वो भी एकदम डिफरेंट है, जो कि अपनी स्वयं की स्किल्स के ऊपर आधारित है। तो प्रयास शुरू से यही रहा कि सफलता तभी सबको मिलेगी जब अपने अपने फील्ड में, अपने विषय में मास्टरी हासिल करते हुए हम काम करें और किसी के कार्य में हस्तक्षेप भी ना करें, क्योंकि सभी के कार्यों की प्रवृत्ति या प्रकृति एकदम विभिन्न है। मेरी एक भाभी है जो IIT में प्रोफेसर है, उनका भी कार्य क्षेत्र एकदम अलग है, उनका पठन पाठन रिसर्च वर्क है पूरा, जो कि हमारे कार्य से बिल्कुल अलग है। तो प्रयास सबका यही रहा कि आपस में किसी भी प्रकार की क्लैशेस भी ना हो,
और एक दूसरे कार्य में अवरोध भी ना आए। तो इसलिए कार्य में किसी को भी एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करना है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ही अपने फील्ड में प्रगति हासिल करनी है। अंजना जी, कैसे देखती हैं ट्रेनिंग का वो दौर कैसा था? क्योंकि वहाँ ना कोई महिला होती है ना कोई पुरुष होता है, सभी को साथ में ट्रेन किया जाता है और एक सशक्त मध्य प्रदेश बनाने की और अब आप अग्रसर हुई, ट्रेनिंग का दौर आपका शुरू हुआ। तो ट्रेनिंग के कोई किस्से ऐसे जो मज़ेदार किस्से हों जो याद आते हैं आज भी? तो कैसा भी समय हो, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है कि हाँ यार वो दिन भी क्या दिन थे। ट्रेनिंग का जो पीरियड रहता है वो 1 साल का रहता है, एकेडमी का पीरियड, वो उसमें वापस कॉलेज वाले डेज़ रहते हैं। क्योंकि आप किसी भी जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, विशेष रूप से वो पुलिस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, तो बड़ी सख्ती होती है, अनुशासन होता है और बहुत अधिक अर्ली मॉर्निंग उठने से लेकर लेट इवनिंग तक का बड़ा टाइट शेड्यूल होता है, जिसके कि हम आदी नहीं होते हैं। और जब सबसे पहले एकेडमी में अपने मित्रों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ मिलते हैं तो एक बड़ा अच्छा सा अनुभव होता है। छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, सब ग्रुप बन जाते हैं और सब आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की व्यथाएं, एक दूसरे की समस्याएं ट्रेनिंग में शेयर करते हुए 1 साल का पीरियड बिताते हैं। तो ट्रेनिंग का पूरा पीरियड ही बड़ा मज़ेदार रहता है, वो अभी तक याद आता है। क्योंकि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं होने की वजह से शुरू में सारी गतिविधियाँ बड़ी टफ, बड़ी कठिन लगती थी। चाहे दौड़ना हो, चाहे पीटी परेड हो, चाहे रस्सा चढ़ना हो, सारी जो फील्ड एक्टिविटीज़ उस समय इतनी कठिन लगती थी कि शुरू का 1 माह तो एक दूसरे के आपस में दिलासा देते हुए ही निकलता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बैच में हम 5 महिला अधिकारी थी, जिनके बीच आपस में इतने अच्छे संबंध रहे और इतने अच्छा मित्रवत व्यवहार रहा है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी समस्याओं को तत्काल उसका समाधान कर लेते थे। और बताना चाहूँगी कि आज नौकरी के 22 साल बीत जाने के बाद भी हम पाँचों में इतनी अच्छी मित्रता है कि उसका मुझे कोई समानांतर कोई अभी तक ग्रुप नहीं देखने में आया। तो यही है ना कि परिवार के साथ साथ एक दूसरा परिवार आपको बोला जा सकता है कि दोस्तों के साथ में आपको मिल गया ट्रेनिंग के दौरान। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके वो संबंध, आपकी वो दोस्ती, आपका वो याराना आज भी मुकम्मल कायम है और वो संबंध आज भी बने हुए हैं। चाहे वो किसी और पोस्ट पर हैं, चाहे आज आप इंदौर हैं, चाहे वो कहीं और है, परंतु कहीं ना कहीं टेलीफोन के माध्यम से आपने आज भी वो संबंध कायम रखे हैं। अंजना जी, वर्षों से जब से ये हमारा बहुत अधिक सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, माध्यम हमारे पास आए हैं और हमारा संपर्क उतना ही बढ़ा है। और मैं बताना चाहूँगी कि पारिवारिक तौर पर भी आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि लगता है कि ये एक परिवार के हम सब सदस्य आपस में बहने हैं और कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हैं। पिता का बैकग्राउंड कलेक्टर रहा, आप पुलिसिंग में आई, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है महिलाओं के लिए पुलिस महकमा? पुलिस जब हमने ज्वाइन किया था तो देखा जाए तो पुलिस विभाग में काम करना या पुलिस विभाग में किसी महिला का आना, हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से भी देखें या परिवार के सदस्यों के दृष्टिकोण से भी देखें तो शुरू में एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो सबके ऊपर था। ये सबकी तरफ से था कि ये ऐसा फील्ड है जिसमें कि किसी का होना कोई बहुत अच्छा तो माना नहीं जाता, या पुलिस में होना कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ की बात तो हुई नहीं। ऐसा हमारे जो एसोसिएट्स थे उनकी नज़र में था। अरे आप क्या पुलिस में जाओगे, पुलिस विभाग तो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, लड़कियों को यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, आपको पुलिस विभाग में आने की क्या ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चन तो हर प्रकार से सुनने को मिले, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट जो हमें था वो हमारे परिवार का था। तो हम ये कहते थे कि यदि विभाग अच्छा नहीं है या विभाग की छवि अच्छी नहीं है और आपकी छवि अच्छी है या आप काम करना चाहते हो या आपके मन में कोई गलत कार्य करने का कोई आपका आशय नहीं है, तो फिर आप उस विभाग में जाकर आप उस चुनौती को क्यों स्वीकार नहीं करते हो और उसमें अच्छा करने का प्रयास क्यों नहीं करते हो या क्यों नहीं कर सकते हो। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि कार्य जो आपको मिले उसको यदि आप बेहतर तरीके से निष्पादित करें तो आप कहीं भी होंगे रिजल्ट अच्छे ही देंगे। कैसे देखती हैं अंजना जी, अलग अलग पोस्टिंग पर आप रहीं, ट्रैफिक भी रहा, फायर का जिम्मा भी आपने संभाला, बीते दिनों एसटीएफ के लिए आप उज्जैन रहीं, आपने कई सारी बड़ी गिरोह का पर्दाफाश भी किया, नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश आपने उज्जैन में किया। एसटीएफ का कार्य आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था? मुझे अपने पिछले 22 वर्ष के कार्यकाल में यातायात के अलावा फायर सर्विसेज का, बटालियन का, एसएफ में जो बटालियंस में हमारी पोस्टिंग होती वहाँ पर सीएसपी के रूप में कार्य करने का भी मौका मिला। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जब विशेष रूप से देखना पड़ा तो हेडक्वार्टर का काम भी देगा। कुल मिला के सभी कार्य करने का मुझे पर्याप्त अवसर मिला है। एसटीएफ एक विशेषीकृत इकाई है जहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें कि आप पक्का बहुत ज़्यादा पब्लिक से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहता, लेकिन आप एक योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, गिरोह के संबंध में जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, सूचना संकलन करते हैं और बेहतर इन्वेस्टिगेशन से कुछ अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो एक बड़ा एक विशेषीकृत स्वरूप का काम रहा जो कि बड़ा संतोषप्रद रहा। हालांकि उसमें मुझे सिर्फ अभी
लगभग 11 महीने काम करने का मौका मिला, लेकिन एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। सबसे अच्छा कौन सा फील्ड रहा? आपने इंदौर को काफ़ी समय दिया, अन्य जगहों पर भी आप रही, सबसे अब तक का सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा जहां लगा कि हाँ वाकई में जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई? और मुझे आज़ादी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हम कुछ इस प्रकार बंधे होते हैं कि कई बार सही होने के बावजूद हम उतनी दमदारी से कह नहीं पाते कि ये विषय बिल्कुल सही है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? मुझे इसमें सबसे अच्छा जो मेरा सेवा काल रहा, जिसका कि मुझे सेटिस्फेक्शन है, वो जब मैं उज्जैन में CSP के रूप में मैंने कार्य किया। 4 साल का कार्यकाल था, 2003 से लेकर 2007 तक का। वहाँ मैंने नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली के रूप में कार्य किया। सिंहस्थ भी उस दौरान निकला। सिंहस्थ में मुझे क्राउड मैनेजमेंट करने का अवसर मिला, और प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक कुछ पार्ट को मैंने वहाँ पर संपादित किया। उसमें सर्वाधिक मुझे संतोष मिला। हालांकि उस समय चूँकि मेरी नई नौकरी थी, 98 की मेरी जॉइनिंग थी, और 2003 जैसा मैंने आपको बताया उज्जैन में पहुंच गई थी। तब चूँकि एक बहुत बड़ा आयोजन रहता है, तब मेरे कई वरिष्ठ अधिकारियों को एक शंका रहती थी कि क्या ये महिला अधिकारी जो नहीं है एकदम, क्या इस प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगी। और कई बार उसमें मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क भी उन्होंने लगाए कि सच में निष्पादित कर पाएंगी या इनको किसी अन्य पद पर अन्य कार्य को सौंप कर इनकी सेवाएं ली जाएं, या CSP कोतवाली के रूप में ही इन्हें कार्य करने दिया जाए। कुछ समय अनिर्णय की स्थिति रही, लेकिन बाद में वरिष्ठ अधिकारियों को लगा कि नहीं कार्य कर सकती हैं, उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। लेकिन तारीफ़ करूँगी उन अधिकारियों जिन्होंने विश्वास मुझ पर किया, और बाद में फिर प्रतिक्रिया भी करी कि शुरू में हमें लग रहा था कि शायद आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक महिला अधिकारी थी, और हमें लगता था कि इतने सारे भीड़ भरे जन समुदाय के बीच में, भीड़ के बीच में आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, कैसे ड्यूटी दे पाएंगी। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया कि अपने स्तर पर कि उनकी इन शंकाओं को मैं निर्मूल साबित कर दूं, और पूरा प्रयास करके अंततः मुझे उन सभी अधिकारियों के अंजना जी, कितना अजीब है ना कि आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी जब महिला किसी काम का नेतृत्व करती है तो ये रहता है कि वो महिला है, क्या वो कर पाएगी? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आज भी सतत कायम है, पहले भी बना रहता था, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कई सालों तक ये प्रश्न लगातार बना रहेगा। जब भी महिला किसी काम की जिम्मेदारी लेती है तो जहन में ये रहता है कि क्या ये ठीक से होगा। तो ये जो भेद है, ये जो भेदभाव है, ये जो कंट्रोवर्सी है, जो ये आपस का जो ये गैप है, क्या लगता है अंजना जी ऐसा क्यों है आज भी महिला और पुरुष? ये बात तो सही है कि जब भी कोई महिला को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो साथ में एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता है, या लगाया जाता है, या लगाने के लिए बहुत से लोग तैयार रहते हैं कि क्या इस कार्य को इनको सौंपना उचित है, क्या ये रिस्क लेना चाहिए, क्या इस कार्य का बेहतर संपादन या निष्पादन ये कर पाएंगी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता है। अब इसमें यह है कि डे बाय डे महिलाओं का हर जगह भागीदारी बढ़ती जा रही है। उस स्तर पर भी वो महिला आ रही है जो पहले तो ये था कि सिर्फ कार्य करने के लिए महिला अधिकारी मिल रही थी, और उनके ऊपर सुपरवाइजरी ऑफिसर पुरुष अधिकारी ज़्यादातर थे। धीरे धीरे जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, या बड़े पदों पर भी महिलाएं आने लगी हैं, प्रमोशन के बाद उन पदों पर आने लगी हैं। जब सुपरवाइजरी ऑफिसर के कई लेवल पर जब महिला अधिकारी आने लगी हैं, तब वो अपने निचले महिला अधिकारी को उस नज़रिए से नहीं देख रही है जैसे कि शायद कभी कोई दूसरे अधिकारी देखा करते थे। विश्वास बढ़ा है। चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है खुद को साबित करना, क्योंकि अब हमारे पास बात ये है कि हमें कैसे भी करना ही है, मतलब हमको खुद को बेस्ट साबित ही करना है, क्योंकि पूरा समाज तो सिर्फ यही चाहता है कि महिलाओं को कैसे भी रोका जाए। चाहे आज आज़ादी के इतने साल क्यों ना हो गए हों, फिर भी हम अपनी मानसिकता से आज़ाद नहीं हो पाए। एक महिला जब आगे बढ़ती है तो बढ़ती हुई महिला उतनी जल्दी किसी को हजम नहीं होती है, और उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए काफ़ी सारे लोग तैयार रहते हैं। कैसे देखती हैं? मेरा मानना है कि जैसे जो महिला अपने परिवार के साथ साथ यदि कोई और कार्य करने के लिए जब निकलती है घर से, तो दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन तो वो करती ही है। दोनों जगह उसको अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है कि मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रही हूँ, उससे बच नहीं रही हूँ, और जो मैंने जो अपना कोई प्रोफेशन या जॉब चुना उसमें भी मैं अपना योगदान दे रही हूँ, वहाँ पर भी मैं सफल हूँ। तो दो जगह उसको स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है, ये बात सही है। लेकिन धीरे धीरे हमारी सोच में, समाज में भी परिवर्तन हुआ है, और हमारी जो स्वीकार्यता है वो बढ़ने लगी है, और कहीं ना कहीं हमें भी अपने कार्य से और जो वर्क और उसका लाइफ बैलेंस का जो हमारा फार्मूला है उस पर भी ध्यान देना पड़ रहा है। मैं समझती हूँ परिवर्तन तो आया है और आएगा,
और आने वाले समय में एक समानता का जो भाव जो हम चाह रहे हैं कि समानता वाली भावना सबके मन में रहे, वो आएगी। समय ज़रूर लग रहा है, धीमी गति से हो रहा है, पर होगा। परिवर्तन तो हुआ, यही कारण है कि देश की पहली प्रधानमंत्री जब बनी तो महिला प्रधानमंत्री के रूप में हमें इंदिरा गांधी मिली। देश की वर्तमान में वित्त मंत्री जो हैं वो महिला हैं, निर्मला सीतारमण हैं। हमें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा जी मिली जो कि राष्ट्रपति बनी। इंदौर की बात करें तो इंदौर की नगर निगम की कमिश्नर हैं प्रतिभा पाल, जो कि 5वीं बार स्वच्छता का पंच लगाने में बहुत बड़ी उन्होंने भूमिका निभाई। इंदौर की मेयर रही मालिनी गौड़, वर्तमान में इंदौर से मंत्री हैं उषा ठाकुर। मतलब जब भी परिस्थितियां विकट रहीं, जब भी महिलाओं को स्वयं को साबित करने का अवसर मिला, तो उन्होंने अपना 100 आउट ऑफ 100 देने की पूरी कोशिश की कि यहाँ हमारे कार्यक्षेत्र में कोई महिला या पुरुष नहीं है, हमें कैसे भी स्वयं को साबित करना है और एक वो अमिट हस्ताक्षर छोड़ना है सभी के हृदय में कि महिला और पुरुष के एंगल से मत देखिए, योग्यता का एक अलग परिदृश्य होता है, योग्यता की सराहना कीजिए। कैसे देखती हैं अंजना जी, आप स्वयं हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है। जितनी भी महिलाएं, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्वयं में इसलिए भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मालवा की माटी की इंदौर से जन्म ली हुई अंजना तिवारी आज हमारे बीच में मौजूद हैं पुलिस महकमे में। मैं इस चैनल के माध्यम से अभी सभी मेरी महिला मित्रों को और बाकी को भी ये कहना चाहूँगी कि समानता का भाव ही हम चाहते हैं, आत्मसम्मान से जीने की इच्छा रखते हैं और यदि हम दृढ़ निश्चय रखते हुए अपना प्रगति का पथ चुने तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से कोई बाधा हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। और हमें भी आगे बिना भेदभाव के जो बेहतर हम कर सकते हैं अपना योगदान उस पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है या क्या कहेगा उसका भार महसूस करते हुए अपने आप की अपने जो विकास है, अपने जो प्रगति है, अपना जो एक कहते हैं ना कि दर्जा बढ़ाने वाली बात है, उसमें अवरोध नहीं आने देना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने दर्शकों को बता दें कि समाज को कुछ नया देने के लिए और एक नए जुनून के साथ आगे बढ़ने की श्रृंखला में कुछ इस प्रकार चली अंजना तिवारी जी कि उन्होंने विवाह तक नहीं किया और अपना पूरा जीवन जो कहा जा सकता है वो पुलिस महकमे को न्यौछावर कर दिया। लगातार कुछ ना कुछ नया करती रहती हैं। उनकी यही कलाबाजी, उनका यही हुनर जो है अन्य पुलिस अधिकारियों से उन्हें भिन्न रखता है। कैसे देखती हैं अंजना? अब ऐसा कोई मेरा प्रयास तो हमेशा से यही रहा है कि जो जिम्मेदारी दी जाए उसका निर्वहन अच्छे से करना है और समर्पित भाव से करना है। तो कार्य तो हमेशा प्राथमिकता रही है और उस कार्य को फोकस करके अभी तक इस मुकाम तक पहुँचे और आप सबके सहयोग से मैं समझती हूँ आने वाले समय में भी जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उसका निर्वहन मैं अपने पूर्ण मनोयोग से करूँगी। अंजना जी, जीवन है, संघर्ष है, लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। अंजना तिवारी अपने निजी ज़िंदगी में क्या करती हैं जब वो फ्री रहती हैं? क्या आप भी अन्य महिलाओं की तरह गॉसिप करना पसंद करती हैं? क्या अंजना तिवारी भी टीवी सीरियल कभी कभार देख लेती हैं या कोई फिल्म ऐसी जो एक बार के बाद दोबारा देखने का मन करता हो कि यार नहीं, ये मूवी अगर फिर से देखने को मिलेगी तो मैं इसे डेफिनेटली फिर से देखूँगी? मुझे फिल्मों का शौक़ तो कभी नहीं रहा, मुझे सिर्फ बागवानी का शौक़ है और पेंटिंग का शौक़ है। और चूँकि इतना समय अभी मैं पेंटिंग के लिए नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन बागवानी के लिए समय मेरा हमेशा से मुझे मिला है और मैं कहीं ना कहीं समय चुरा लेती हूँ। और बागवानी मेरा एक अभी ऐसा शौक़ है जो कि शुरू से अभी तक मेंटेन है और उसमें करने से, योगदान देने से मुझे इतनी आत्मसंतुष्टि मिलती है, हर प्रकार की थकान मेरी गायब हो जाती है। तो बागवानी मेरा वो शौक़ है जो मेरे सारे मित्र भी जानते हैं, उसमें मैं अधिकतर समय देती हूँ। अंजना जी, एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि शासकीय प्रशासनिक महकमे में ज्योतिष का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ ज्योतिषियों के आगे पीछे भी खूब भटकते हैं कि ग्रहों की चाल क्या चल रही है, क्या वाकई में अब वो परिस्थिति आ गई है कि अब हम सिलेक्ट हो सकते हैं। तो क्या अंजना तिवारी भी ज्योतिष वगैरह के भ्रमजाल में कभी फंसी या कभी ऐसा हुआ कि अब ज्योतिष परामर्श बहुत ज़रूरी है? न तो मुझे कभी समझ में आया, न कभी मैं उसमें मेरा ज़्यादा विश्वास पैदा हो पाया। सभी विधाओं का, सभी कलाओं का, सभी ज्ञान का सम्मान है, लेकिन मैं कभी उससे ज़्यादा जुड़ नहीं पाई। आप जब परेशान होती हैं तो क्या मतलब आध्यात्म की ओर जाती हैं? क्योंकि जीवन है, उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम थोड़े हताश हो जाते हैं, थोड़ा सा कमज़ोर फील करने लगते हैं। तो ऐसे में आध्यात्म एक ऐसा ज़रिया है, ईश्वर एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ बैठकर कुछ पल सुकून के बैठ जाना और उनसे वार्तालाप कर लेना। तो क्या अंजना जी, आप भी ईश्वर के समक्ष बैठकर कभी ऐसा होता है? मैंने कहा ना, मेरा सबसे बड़ा शौक़ बागवानी में को सारा सुख, सारी खुशी, सारी तकलीफ के समय भी
यदि मैं प्लांट बागवानी वाले कार्य में अपने आप को एंगेज करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मेरे को कोई तकलीफ़ उसमें, अगर कुछ मेरी तकलीफ़ है भी तो वहाँ समाप्त हो जाती है, तो उससे ही मुझे संतुष्टि मिलती है। बाकी चीज़ों में मेरा ध्यान। अन्ना जी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एक नए भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई क्वालिफाई कर चुके होंगे, कई ऐसे होंगे जो हताश बैठे होंगे, कई ऐसे भी होंगे जो हताश बैठकर घर बैठ गए होंगे कि शायद अब हमें कुछ और कर लेना चाहिए। तो क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निश्चित तौर पर टफ़ तो हैं, और चूँकि लिमिटेड सीट्स होती हैं और उसके लिए प्रतिभागी या प्रतियोगिता परीक्षा में जो भाग लेने वाले होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो टफ़ तो है। और मेहनत के साथ साथ लक भी मायने रखता तो है। कई बार आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पर कंपटीशन में नहीं निकल पाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की एक तरीका होता है, स्किल होती है, हर व्यक्ति उसको नहीं पकड़ पाता है, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए और कोई ना कोई विकल्प भी साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आप तो इतने सारे विधाएँ हैं, इतने विषय हैं, इतने एक्सपर्टीज़, इतने रास्ते निकल गए हैं कि कहीं न कहीं अगर आप योग्य हैं तो आपको अपनी योग्यता अनुरूप कुछ न कुछ कार्य करने को मिल ही जाएगा। सिर्फ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर शासकीय सेवाओं में सफल होना ही या शासकीय सेवा पा लेना ही सब कुछ नहीं है, तो हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत अच्छा आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा आपका एकेडमिक करियर रहा, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करके और आप किसी पद को पा ही लें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप उससे ये मत सोचिए कि आप में योग्यता नहीं है। प्रयास करिए, प्रयास में जितना आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल तक है कि भाई मेरा बेस्ट प्रयास रहा, मेरा बेस्ट एफर्ट रहा, तब तक आप करिए, और नहीं तो कोई ना कोई विकल्प लेके ज़रूर चलिए। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के लिए इस संसार में, हर व्यक्ति के लिए इस समाज में जगह है और अच्छी जगह है काम करने के लिए, और उस कार्य को आप कहते हैं ना कि सम्मान के साथ करिए, तो आपको हर काम अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक। तो अंजना जी ने जैसा फरमाया कि अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को सही दिशा में लगातार अग्रसर रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सही दिशा में मेहनत करिए, प्रयास करते रहिए। यही प्रयास, ये छोटे बड़े प्रयास जो हैं आपको एक ना एक दिन रास्तों से होते हुए आपकी मंजिल की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। लगातार मेहनत करते रहिए, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ। जल्द हाजिर होंगे एक नए व्यक्तित्व, एक नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।